सर 37। और ऑफर टू परफॉर्म के लिए थर्टी सर एट 38। एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन सा सेक्शन लिखोगे? सर 39। अच्छा, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सेक्शन है क्या? नो सर। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब आते हैं, तो दो तरीके से तो हमने कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर दिया। तो डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम करेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय एग्रीमेंट और नोवेशन। समझ रहे हो? अब तीसरी चीज करेंगे हम, जो अभी चल रहा था, जो तुम पूछ रहे थे। सेक्शन 62 प्रोवाइड्स यस सर। दैट section 62 provides that if the parties to the contract agree to substitute a new contract for it or rescind or alter the contract, the original contract need not to performance। तो सेक्शन 62 आपको एक नया राइट देता है। तो आप नए राइट में क्या क्या कहते हैं? सेक्शन 62 बोलता है, सेक्शन 62 प्रोवाइड दैट इफ द पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट, तो आप नया कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दूसरा, रिसाइंड कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। तीसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट ऑल्टर कर सकते हो। तीन चीज कर सकते हो। सेक्शन 62 आपको तीन चीज की पावर करना है। नोवेशन की पावर दे रहा है, दूसरी चीज रिसाइंडिंग की पावर दे रहा है, तीसरी ऑल्ट्रेशन की पावर दे रहा है। अब नोवेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है और ऑल्ट्रेशन क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि सपोज करो मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, मैं और आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और मैं आपको बोलता हूं कि मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल तक चलता रहेगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, 6 महीने बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को उड़ा देते हैं और उसकी जगह पे दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रख देते हैं, तो उसे बोलते हैं नोवेशन। हमने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह, तो हमने उस पुराने कॉन्ट्रैक्ट को नए कॉन्ट्रैक्ट से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? क्या ऐसा पार्टी कर सकती है? हाँ, ऐसा पार्टी कर सकती है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 62 में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड का मतलब क्या हो सकता है? रिसाइंड का मतलब ये होता है कि सपोज करो मैं और तुम एग्री हो जाते हैं, तुमने मेरे को पैसे दे दिए, मैं बोल रहा हूँ मैं तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, मैं तुमको बीएनएसएस पढ़ाऊंगा, बीएसए पढ़ाऊंगा। मैं क्या करता हूँ, तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ, और मैं तुमसे बोल देता हूँ कि बेटा देख लो, अब मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो तुम क्या करते हो, रिसाइंड कर देते हो कॉन्ट्रैक्ट को। मैं भी और तुम भी दोनों मिलके उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। अब तीसरा आता है ऑल्ट्रेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? जब हम कॉन्ट्रैक्ट तो वही एग्जिस्ट कर रहा है, मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है जो हो रखा है, तो हम कॉन्ट्रैक्ट में ना कुछ नई टर्म ऐड कर रहे हैं या एक दो टर्म है उनको डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली ऑल्टरेशन कर रहे हैं। अब ये प्रोविजन दिया क्या हुआ? नोवेशन का मतलब क्या हुआ कि एक जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना। तो ये सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप न्यू कॉन्ट्रैक्ट नोवेशन में कभी भी पढ़ो तो ये याद रखना, सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर हम नया कॉन्ट्रैक्ट, अगर यहाँ ये वर्ड होता है मेकिंग ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर तो एक कॉन्ट्रैक्ट अलग से हमने क्रिएट कर दिया होता। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट अलग हो जाता, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट अलग हो जाता है। लेकिन सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्ट करता है, उसको हमने हटा दिया, उसकी जगह पे अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ गया वहां पे, इसे बोलते हैं नोवेशन। सब्स्टिट्यूट न्यू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा होता है रिसाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइंड का मतलब है कि सपोज, अब देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता है राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएटेड बाय द पार्टी इटसेल्फ। जब पार्टी अपने आप राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट कर रही है तो पार्टी वो राइट्स एंड लायबिलिटी अपने आप खत्म भी कर सकती है, उसे बोलते हैं रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट। समझ रहे हो? तीसरी चीज है ऑल्ट्रेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्ट्रेशन का मतलब है कि सपोज करो मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं और मैं तुमको, हमने कॉन्ट्रैक्ट में 5 टर्म लिखी हुई है, 5 लाइन लिखी हुई है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हम एक छठी नई लाइन ऐड कर रहे हैं, सातवीं नई लाइन ऐड कर रहे हैं, या पांच में से एक लाइन डिलीट कर रहे हैं, तो उसमें ऑल्टरेशन कर रहे हैं। तो सेक्शन 62 हमें तीन चीज का राइट देता है, नोवेशन का, रिसेशन का और ऑल्टरेशन का इन द कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? आया कुछ समझ में? हेलो। हाँ हाँ जी, भाई, आ रही आवाज? आ रही है सर। नोवेशन, व्हेन द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू सब्स्टिट्यूट the existing contract for a new contract, that is called novation. Liability in the अच्छा original ओके सर। agreement extinguish। समझ गया? उसके बाद सब्स्टिट्यूशन बोल देते हैं, the substitution of new contract is not possible after breach of original agreement।
द न्यू एग्रीमेंट शुड बी वैलिड एंड एनफोर्सेबल। तो सपोज करो नोवेशन का मतलब है, आप देखो दो चीज है, ये जो लाइन बोल रही है ना, द सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट पॉसिबल आफ्टर ब्रीच ऑफ ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मेरे और तुम्हारे बीच में एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, हम उसमें लिख दिया कि मैं तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, बीएनएस पढ़ाऊंगा और बीएनएसएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, अभी चल रहा है। लेकिन सपोज करो मैं तुम्हारे के साथ क्या करूं, मेरा और तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दूं, तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूं। तो इसे बेसिकली जिस दिन मैंने तुमको पढ़ाना बंद कर दिया, मैंने बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद हम नोवेशन नहीं कर सकते। नोवेशन हम तभी कर सकते हैं जब अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है। और अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट, सपोज करो मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हें 6 महीने तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, बीएनएसएस पढ़ाऊंगा और बीएनएस पढ़ाऊंगा। मैं हर तीसरे महीने में ही तुमसे बोल देता हूँ कि एक काम करते हैं यार, इस कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट, तो पहला कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर पहला कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो चुका है तो हम कॉन्ट्रैक्ट नोवेट कैसे करेंगे? तो नोवेशन का मतलब है नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे। लेकिन अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट पहले ही खत्म हो चुका है तो नोवेशन हो ही नहीं पाएगा। तो जैसे एक बिल्डिंग को उठा, एक बिल्डिंग बनी हुई है, उस बिल्डिंग को ही जगह पे हम उस बिल्डिंग को तोड़ के दूसरी नई बिल्डिंग बना दे, तो इसे बोल देंगे नोवेशन करना, नया बनना। तो ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करना ऑन द प्लेस ऑफ अर्लियर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसके बीच में नोवेशन। The novation there can be change in the parties also. The हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। यस सर, आ रही है सर। अब बात करते हैं ऑल्ट्रेशन की एंड रेसेशन की। ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस चेंज इन वन और मोर ऑफ द मटेरियल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो मैंने जैसे बताया ना कि सपोज कर मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने लिखा कि मैं तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा। फिर मैंने दूसरी लाइन लिखी, मैं तुम्हें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। फिर तुमने लिखा कि सर हम आपको फीस पेमेंट करेंगे। फिर तुमने लिखा सर हमारी टाइमिंग 7 से 8 या 10 से 12 होगी। फिर तुमने लिखा सर हमको 6 महीने में कॉन्ट्रैक्ट करना। तो एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट कोई स्पेसिफिक टर्म तो कॉन्ट्रैक्ट के होते ही नहीं है। जो पार्टी एग्री करती है, दोनों प्रोमिस और प्रोमिसी, वो ही उसको लिख देती है एक टर्म पे। तो वो एक कागज पे वो टर्म्स लिख देती हैं, ठीक है, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बोल देते हैं। लेकिन सपोज करो उस टर्म में वो फेरबदल कुछ करना चाह रहे हैं, तो उसे बोल देते हैं ऑल्ट्रेशन। सपोज करो अभी मेरे और आपके बीच में 3 टर्म आपने लिखी थी, 3 टर्म मैंने लिखी थी, 6 टर्म हमने ऐड करी हुई थी। लेकिन एक हम नई टर्म ऐड करना चाह रहे हैं कि मैं सर्दियों में तुमको नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसे बोलते हैं ऑल्ट्रेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खत्म थोड़ी कर रहे हैं, नहीं हम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसके जो मटेरियल टर्म है, जो बहुत सारी मटेरियल टर्म है, उसमें एक आधी नई टर्म ऐड कर रहे हैं, उस एक आधी नई टर्म को डिलीट कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ऑल्ट्रेशन। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, देन दैट इट shall नो longer bind them, it amount to rescission of contract। तो जो रिसेशन का मतलब है, तो नोवेशन का मतलब समझ आया? नोवेशन का मतलब क्या हुआ, चलो बताओ मेरे को। नोवेशन का मतलब है टू सब्सटीट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट। समझ गए? सब्सटीट्यूट करना नया कॉन्ट्रैक्ट। ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? टू चेंज इन सम टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब बात करते हैं रिसाइंडिंग। रिसाइंडिंग का मतलब या रिसेशन का मतलब है, तो कॉन्ट्रैक्ट को जब हम रिसाइंड कर देते हैं। देखो नोवेशन तो समझ में आ गया कि नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे बना लिया हमने। दो चीजें हो सकती हैं, देखो नोवेशन कैसे समझ में नहीं आ रहा होगा तुम्हें, मैं बताता हूँ। अगर सपोज करो मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। फिर मैं तुम्हारे साथ 2 महीने बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें सीपीसी पढ़ाऊंगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। फिर मैं 1 साल बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि मैं तुमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, ये तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये 3 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन सपोज करो मैंने तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और मैं उस कॉन्ट्रैक्ट में बोल देता हूँ कि मैं तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, सीपीसी पढ़ाऊंगा, सीआरपीसी भी पढ़ा दूंगा। उसी कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट ऐड कर लेते हैं, उसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं, ठीक है, नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं उसी कॉन्ट्रैक्ट की जगह पे। उसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान क्या होता है कि सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और आईपीसी ये खत्म हो जाती है, गवर्नमेंट क्या करती है, नया लॉ की लेके आती है। तो हम क्या करते हैं, जब गवर्नमेंट नया लॉ लेके आई गई, तो हम भी नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। हम क्या करते हैं, बीएनएसएस लिख देते हैं, बीएनएस लिख देते हैं और बीएससी लिख देते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्जिस्ट करता था, लेकिन उसको हमने खत्म नहीं किया,
उसकी जगह पे हमने नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, तो इसे हम बोल देते हैं नोवेशन। नया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को नया बना देना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को ही नया बना देना, नोवेशन। ठीक है, समझ रहे हो कुछ भाई? सब्सटीट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट। सर समझ गए। ठीक है बेटा। ऑल्टरेशन का मतलब है, ऑल्टरेशन तो बहुत सिंपल सी चीज है कि जब हम कुछ टर्म में 5 टर्म लिखी हुई है, एक नई टर्म ऐड कर देना, ऑल्टरेशन कर देना। एक नई टर्म को हटा देना, ऑल्टरेशन कर देना। अब बात करते हैं रिसाइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो रिसाइनिंग का मतलब ये होता है कि जब सपोज करो मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं तुमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा, मैं तुमको सीपीसी पढ़ाऊंगा, मैं तुमको सीआरपीसी पढ़ाऊंगा। मैंने 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी तुमसे ले ली। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं तुमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, लीगल मेथड पढ़ाऊंगा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने क्या किया, तुमसे 50 लाख रुपए भी ले लिए तुमसे, और 50 लाख रुपए लेने के बाद बोल दिया मैं तुम्हें 3 कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा। अभी मैंने क्या हुआ, मैं तुम्हें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ा दिया, लीगल मेथड भी पढ़ा दिया, लेकिन पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाया। और हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो जाता है, आप बोलते हो सर छोड़ो, हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही नहीं है, आपने लीगल मेथड और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया है, वही हमको समझ नहीं आ रहा, या वही जैसा तैसा हुआ है हमसे, जैसे तैसे हमने कर लिया। तो उस कंडीशन में हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड कर दिया। ना तो मैंने अपने पार्ट पे ब्रीच किया, ना आपने अपने पार्ट पे ब्रीच किया, उल्टा हमने क्या किया, हम एक बार फिर बैठते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर देते हैं, उसे बोलते हैं रिसेशन। तो सेक्शन 62 आपको 3 पावर देता है, नोवेशन की, ऑल्टरेशन की और रेसेशन की। आप समझ में आया? अब सेक्शन 63 पे आ जाते हैं। Section 63 provide that a party who has a right to demand the performance of a contract may either remit or dispense with, extend the time of performance, extends, accept any other satisfaction instead of performance। तो remit और dispense with का मतलब है कि सेक्शन 63 में भी ये जो रेसेशन वाला काम था ना, वही दिया हुआ है। ये सेक्शन 63 बोलता है, सेक्शन 63 में 3 पार्ट है कि जो दो पार्टी है ना, मैं और सपोज करो बी, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और हम दोबारा से एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम बोलते हैं, बी बोलता है सर जाओ, मैंने आपको माफ कर दिया, आप हमको मत पढ़ाओ। इसे बोलते हैं रेमिशन या डिस्पेंस विद द लाइबिलिटीज। आपने डिस्पेंस कर दिया, मेरे को माफ कर दिया कि जाओ सर मत पढ़ाओ, आपने जो हमारे पैसे ले लिए रख लो अपने पास। तो इसे बोलते हैं डिस्पेंस विद। या फिर दूसरा होता है एक्सटेंड ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। अब एक्सटेंड ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है, ये सेक्शन 55 है। सेक्शन 55 में तुम देखोगे कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे तुमने देखा होगा आज के टाइम में गवर्नमेंट, जैसे अगर नितिन गडकरी जी की मैं बात करूं, तो नितिन गडकरी जी जितने भी नए रोड बनवा रहे हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर को एक बोल देते हैं कि मेरे को ये रोड 2 साल के अंदर तैयार चाहिए। अब ये जबरदस्ती नहीं कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट पर भी बोल देता है सर ठीक है, मेरी एबिलिटी है, मैं 2 साल के अंदर इस रोड को तैयार करके दे दूंगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि सेक्शन 55 में लिखा हुआ है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइम बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। जैसे अगर सपोज करो तुम मेरे को बोल दो कि सर हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दो और अगले 10 दिन के अंदर पढ़ा दो, हम आपको 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो ये टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट है, आपने बाउंड कर दिया मेरे को कि वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को 10 दिन के अंदर परफॉर्म करना करना पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर सपोज करो मैं टाइम के अंदर परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इसे आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मान लोगे। सपोज करो मैं 10 दिन के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ा पाऊं, तो आप बोल दोगे सर आपने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन सेक्शन 63 का सेकंड क्लोज आपको एक राइट देता है कि आप उसे क्या करो, उस कंडीशन में सर का टाइम एक्सटेंड कर दो। तो सेक्शन 63 प्रोवाइड दैट ए पार्टी हु हैज ए राइट टू डिमांड द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आइदर एक्सटेंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, सब क्लोज टू, आप एक्सटेंड कर सकते हो। तीसरा, एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन इंस्टीड ऑफ परफॉर्मेंस। तो आप सेटिस्फेक्शन अदर क्या कर सकते हो, कि सपोज करो मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन है, वो इस सेक्शन 63 की थर्ड क्लोज में लगती है। अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि सपोज करो मेरा और आपका एग्रीमेंट हुआ है, मेरे पास एक घोड़ा है, उस घोड़े की ना मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है, और आपने मेरे को 5 लाख रुपए दिए, और मैंने आपको बोल दिया कि मैं आपको अपना आपका घोड़ा बेच दूंगा, 15 दिन बाद अपना घोड़ा बेच दूंगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, 15 दिन बाद मैं आपको घोड़ा नहीं बेचता, आपको गाय दे देता हूँ। आप क्या करते हो, घोड़े, क्यों, मेरे घोड़ा तो मेरे पास है ही नहीं, तो मेरे घोड़े की जगह पे आप गाय लेके चले जाते हो। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। पार्टी चाहेंगी तो अपनी मर्जी से क्या कर सकती है, कोई अदर सेटिस्फेक्शन ले सकती है। जैसे कि अगर सपोज करो आप मेरे को बोलोगे सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। मैं बोलता हूँ कि ठीक है यार, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मैं तुमको नहीं अच्छा पढ़ा पाऊंगा, एक काम करता हूँ, मैं तुमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देता हूँ। तो इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, जहां पार्टी खुद से ही एग्री हो जाती है कि आप सब्स्टिट्यूट कर दो सर, एक काम करो, आप एक काम करो, हम दूसरी सेटिस्फेक्शन से एग्री हो जाते हैं, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ, सॉरी, इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ
बदल दो, हम मान जाएंगे। इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। जब आप 63 पढ़ोगे, सेक्शन 63 पढ़ना जाके, तो उसमें इलिस्ट्रेशन भी दी हुई है कि एक बंदा होता है, वो घोड़ा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है बी के साथ। अब होता क्या है कि बी को बी ए का घोड़ा तो मर चुका है। अब ए के पास पैसे भी नहीं है कि वो पैसे भी वापस कर दे। इसमें केस में ये हुआ था, मैं चलो बता देता हूँ, इलिस्ट्रेशन भी नहीं है, मैं नॉर्मल एग्जांपल बता देता हूँ। कि सपोज करो मैं अमित हूँ, मेरे पास एक घोड़ा है, उस घोड़े की मार्केट वैल्यू 5 लाख रुपए है। मैं तुमसे 5 लाख रुपए लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ 10 दिन बाद में वो घोड़ा आपको दे दूंगा। उस 10 दिन के अंदर मैंने वो 5 लाख रुपए खर्च कर दिए और मेरे घोड़े की भी डेथ हो चुकी है। तो आप क्या करोगे, ना तो मेरे से 5 लाख रुपए ले सकते क्योंकि 5 लाख तो मैंने खर्च दिए, और घोड़ा भी नहीं ले सकते। तो सेक्शन 63 की थर्ड क्लोज आपको एक चीज बोल रही है कि आप एनी अदर सेटिस्फेक्शन ले सकते हो। तो एनी अदर सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि आप घोड़े की जगह गाय भी मेरे से ले सकते हो। इसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड का मतलब है जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली थ्योरी है इसमें, कि जब दोनों पार्टी राजी हैं तो कॉन्ट्रैक्ट भी कुछ नहीं करेगा, कॉन्ट्रैक्ट फिर पार्टी उसे बोल देंगे आप पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। तो तीसरी चीज जो थी, अभी तक हमने दो चीज देखी थी, देखो अभी तक हमने दो चीज देखी थी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हमने देख लिया एग्रीमेंट ऑफ और नोवेशन। तो ये एग्रीमेंट और नोवेशन किन दो सेक्शन में मैंने पढ़ा है, अभी बता दो। सर सर नोवेशन और एग्रीमेंट सर आपने पढ़ा है 62 में सर। और 63 भी लिखना है इसमें, 63 भी पढ़ लेना बेटा एक बार, जो मैंने अच्छा पढ़ा है। सर 62 में तो नोवेशन हो गया ना सर, 63 प्रॉमिस ऑफ सिक्योर। देखो ओके सर। 62 में क्या है, मेरी सुन 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 सुन। सर 62 में 62 तो समझ गए। नोवेशन, हाँ। ऑल्ट्रेशन और रेसेशन। 63 भी उसका सब्सिक्वेंट पार्ट है। 63 एक बात बोलता है अच्छा कि पार्टी चाहेगी तो रेमिट कर सकती है परफॉर्मेंस। रेमिट का मतलब माफ कर देना। अच्छा पार्टी चाहे तो ओके सर। माफ कर देना, या फिर पार्टी क्या कर सकती है कि टाइम एक्सटेंड कर सकती है, टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर सकती है। या पार्टी क्या कर सकती है, एक सेटिस्फेक्शन की जगह दूसरी सेटिस्फेक्शन। आप मेरे से बोल रहे हो सर हमको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा दो, मैं बोल रहा हूँ यार इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, अपने पैसे वापस ले लो। आप बोल रहे हो सर पैसे वापस मत करो, एक काम करो आप हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दो। लेकिन ये राइट आपके पास आया कहाँ से, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है? सेक्शन 63 के थर्ड क्लोज में लिखा हुआ है कि यू कैन एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन ऑल्सो। तो सेक्शन 63 तीन चीज की बात करता है, समझ रहे हो मेरी बात? इसी सेक्शन 63 से निकल के आती है थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। अकॉर्ड का मतलब होता है वेयर बोथ द पार्टीज आर एग्री फॉर एनी अदर सेटिस्फेक्शन, देन दे कैन ऑल्सो एग्री ऑन दैट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे भैया? अगर कोई डाउट है तो बता दो, अभी क्लियर हो जाएगा। कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर, आ रहा है आ रहा है। अब इसे एक बार भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो मैं अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगा ये भी, और अपना बेयर एक्ट से ये सारे सेक्शन एक बार ढंग से जरूर कर लेना। अगर इतना कर दिया ना तो एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, ठीक है, जो एग्जाम तुम्हारा भी चेक हो कर। 56 देख लेते हैं, डिस्चार्ज। अब देखो इसमें मैंने ना तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कराया है। सिलेबस में अगर तुम देखोगे तो एक तो ये था कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो मैं करा ही रहा हूँ। उसके अलावा एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने सेक्शन 39 में तुम्हारा करा दिया है। उसके अलावा नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन 62 में करा दिया। उसके अलावा रेमिट फ्रॉम द परफॉर्मेंस, एक्सटेंड द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, और एक्सेप्ट एनी अदर सेटिस्फेक्शन, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन। इसके ये तीन पार्ट ढंग से एक्सप्लेन करके लिख दोगे ना, अगर ये डायरेक्ट पूछ लेता है व्हाट इज थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन, सो दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 63। ठीक है। अब बात करते हैं फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। ये क्वेश्चन भी आएगा और इसमें हम बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं इस क्लास में। तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी क्या होता है कि अगर सपोज कर मैं तुमको एक बात बोल दूं, तुम सब दोनों तीनों बच्चों को, कि मेरे पास जादू है, मैं तुमको जादू से ना एलएलबी के सारे सब्जेक्ट 5 मिनट में पढ़ा दूंगा, तुम मेरे को 5 करोड़ रुपए दे दो बस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सॉरी सर। क्या ये पॉसिबल? अगर मैं तुमको बोलता हूँ कि मैं तुम्हें 5 मिनट में एलएलबी के जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूंगा, तो उस कंडीशन में सिर्फ मेरे को आप 5 करोड़ रुपए दे दो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं नो। 5 मिनट में नो सर। तुम्हें एलएलबी के सारे सब्जेक्ट पढ़ा दूं? नो सर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली इम्पॉसिबल है, इनिशियली इम्पॉसिबल है। अगर मैं तुमको बोल दूं कि दो पैरेलल लाइन जब एक साथ मिल जाएंगी तो मैं
तुमको 50,000 रुपये दे दूंगा। तो क्या दो पैरेलल लाइन कभी मिल सकती है? नो सर। तीसरा एग्जांपल, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मैं तुमको मेरे पास एक मैजिक स्टिक है, उस मैजिक स्टिक से मैं तुमको यूएसए में अभी पहुंचा दूंगा, तो क्या मेरे को पास कोई ऐसी मैजिक स्टिक हो नो सकती है? क्या सर। मैं तुम्हें नो यूएसए में सर। पहुंचा, नो नो सर। है ना? सर। इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसे बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन सर फिफ्टी इसमें सिक्स सेक्शन कौन सी है? किस में? सर ये इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस में 56 ही है। 56। ओके सर। 56 का फर्स्ट पैराग्राफ और 56 का सेकंड पैराग्राफ सेकंड इम्पॉसिबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की बात करता है। इसे बोलते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। पढ़ रहे हैं अभी हम। व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल, the contract is said to be frustrated. Section 56 first paragraph provide that an agreement to do an impossible act is void. सेक्शन 56 का पहला पैराग्राफ एक बात बोलता है, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करने की बात करते हो वो वॉइड होता है। जैसे मैं तुमको बोल दूं कि मैं तुम्हें सिर्फ 2 मिनट के अंदर कॉन्स्टैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट लीगल मेथड पढ़ा दूंगा, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर सकता हूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर। पॉसिबल है कि मैं तुम 2 मिनट के अंदर तुम्हें एक सेक्शन नहीं पढ़ा सकता ढंग से। तो एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। इसे बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। अब आते हैं सेकंड पैराग्राफ पे। सेकंड पैराग्राफ ऑफ सेक्शन 56 प्रोवाइड दैट इफ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड है, सब कुछ कंडीशन है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाएगा। कैसे? if the act become impossible, if the act become unlawful because of some reason which promiser could not prevent। दो चीजें हैं। जैसे अगर तुमने देखा होगा कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, कोरोना के टाइम पे एक लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के बाद क्या हुआ था कि सबको अपने घर में जाना पड़ा था। मैंने तुम्हें एक एग्जांपल बताया कि नितिन गडकरी जी की एक आदत है, वो क्या करते हैं, वो ना एक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको इतने इतने दिन में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही करना पड़ेगा। लेकिन सपोज करो एक महामारी आ जाती है कि कोई भी अगर घर से बाहर निकलेगा तो वो मर जाएगा, और गवर्नमेंट लॉकडाउन लगा देती है। तो उस कंडीशन में जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस टाइम कोरोना तो नहीं था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद कोरोना आ जाता है। जैसे ही कोरोना आता है तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर है या उसके जितने भी वो मैकेनिक है, अगर वो घर से बाहर निकलेंगे तो वो उनकी तो डेथ हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट तो हो गया, लेकिन इनिशियली तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था, लेकिन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। जैसे सपोज करो इनिशियली एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं बोलता हूँ बी से कि मेरे को तेरी कार खरीदनी है। बी बोलता है कि ठीक है मैं तेरे को अपनी कार बेच दूंगा, तुमको अपनी कार बेच दूंगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है मैं 15 दिसंबर को तेरे से तेरी कार खरीद लूंगा। अब मैं 15 दिसंबर को बी के पास जाता हूँ, 15 दिसंबर को बी के पास जाता हूँ और वहां पता लगता है मुझे बी की कार में तो आग लग चुकी है। इसे बोलते हैं सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि इनिशियली जब 10 दिसंबर को मेरा और बी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस टाइम बी के पास कार थी, मेरे पास पैसे थे, मैं पैसे दे चुका था। बी बोल रहा था सर 5 दिन बाद मेरे से कार ले लेना। तो उस टाइम तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर सकता था, कर रहा था। सेक्शन 2 HP फुलफिल हो रहा था। सेक्शन 10 में जो पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट नॉट हियर बाय डिक्लेयर वॉइड बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ। तो ये सारे के सारे कंडीशन भी थी, सब कुछ था। लेकिन 15 दिसंबर को जब वो कार ही खत्म हो जाती है, उस कार में ही आग लग जाती है, तो ये तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी होगी ना। इसे को बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। कि एक कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था वो सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम फैक्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल नॉट बी परफॉर्म, तो दैट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। अब समझ में आया? एक होता है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होता है यस। सुपरवीनिंग या सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब दूसरी बी क्लोज देख लेते हैं। द एक्ट बिकम अनलॉफुल बिकॉज ऑफ सम रीजन विच प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे थे 1947 के आसपास। मैंने ये एग्जांपल तुम्हें पहले भी बताया था कि उसमें एक बंदा लाहौर में बैठता है और एक बंदा अमृतसर में था। अब दोनों क्योंकि उस टाइम इंडिया के पार्ट थे, लाहौर भी इंडिया का पार्ट था और अमृतसर भी इंडिया का पार्ट था। तो अमृतसर में बैठा हुआ बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ। ए और बी अमृतसर के निवासी हैं, वो दोनों अमृतसर में रहते हैं, ठीक है, समझो मेरी बात को।
मैं और वंश दोनों के दोनों अमृतसर में रहते हैं, लेकिन वंश के पास एक प्रॉपर्टी है जो लाहौर में है, और हम 1946 में रह रहे हैं अभी। मैं हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं 19 अगस्त 1947 को वंश की वो प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। लेकिन होता क्या है कि सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, लॉ में चेंज हो जाता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होता 1947 के बाद, पाकिस्तान में तो एप्लीकेबल नहीं होगा ना। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ, द एक्ट बिकम अनलॉफुल। तो ये जो एग्रीमेंट है ये अपने आप ही अनलॉफुल बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहाँ पे लगता है? इंडिया में लगता है, बांग्लादेश में लगता है, चाइना में लगता है, नेपाल में लगता है, या फिर पाकिस्तान में लगता है? बताओ कहाँ एप्लीकेबल होगा सर इंडियन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट में, एक्ट? इंडिया में। इंडिया में सर, इंडिया में। इंडिया में अरे होगा। हाँ भाई। और अगर हम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो मैं कह दूं कि मैं तुम्हें जो एफिल टावर है या जो बुर्ज खलीफा है उसको बेच दूंगा, तो क्या मैं बेच सकता हूँ इंडिया में बैठ के? क्या मेरे पास कोई राइट है? नो सर, नो सर। नो सर। सपोज करो कल को कोई लॉ चेंज हो जाता है, कल को कोई लॉ चेंज हो जाता है। अब सपोज करो कि आज के टाइम में हम क्या करें कि ऐसा कोई फोन है जिस फोन में इंफ्रारेड कोई वायरस निकल जाता है, तो कोर्ट क्या करता है, उसमें एक लॉ बनाता है और बोल देता है कि भैया हम इस मोबाइल की बिक्री बैन कर रहे हैं। तो सब्सिक्वेंटली लॉ चेंज हो गया। अब क्योंकि लॉ उस एक्ट को, द एक्ट बिकम अनलॉफुल बिकॉज ऑफ सम रीजन विच प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट। अब ये तो गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बना दिया ना कि इस तरह के मोबाइल बिक ही नहीं पाएंगे। तो दो तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्ट, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्ट में क्या आ जाएगा कि जब मैं बी से बोल रहा था कि बी मैं तेरी कार खरीद लूंगा 15 दिसंबर को, लेकिन बी की कार तो 15 दिसंबर को डिस्ट्रॉय होगी, जल गई, फूक गई या उसको चोरी करके ले गया, तो उस कंडीशन में बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। अब लॉ में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो बी की कार ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे परफॉर्म करेगा? इसे बोलते हैं सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म ए कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही दूसरे केस में अगर सपोज करो गवर्नमेंट एक नया रूल निकाल देती है कि जो रेड कलर की कार है उसको कोई बेच ही नहीं सकता है, और मैं बी की रेड कलर की कार 15 दिसंबर को खरीदने जा रहा था, लेकिन 14 दिसंबर को एक 10 दिसंबर को मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ बी के साथ। मैं बोलता हूँ कि मैं तेरी रेड कलर की कार खरीद लूंगा, और 15 दिसंबर को मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, सॉरी, पैसे आज पकड़ और 15 दिसंबर को मैं तेरी कार की डिलीवरी तेरे से ले लूंगा। 10 दिसंबर को कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन 14 दिसंबर को गवर्नमेंट क्या करती है, एक नया लॉ एप्लीकेबल कर देती है कि जितनी भी रेड कलर की कार है वो गवर्नमेंट की कार है, और उनको कोई खरीद फरोख्त उसकी कोई नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं सब्सिक्वेंट चेंज इन लॉ। तो लॉ बिकम, द एक्ट बिकम अनलॉफुल। अब सपोज करो 15 दिसंबर को बी अगर मेरे को वो कार बेचता है तो बी को पुलिस उठा के ले जाएगी, तो बी को वो एक्ट अनलॉफुल बन चुकी है 14 दिसंबर को ही। तो सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ, तो क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्ट और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लॉ। Initial impossibility. Para 1 of section 56 talk about initial impossibility, supervening impossibility. Para 2 of section 56 talks about or supervening impossibility. Before the doctrine of frustration, the doctrine of implied term was vague. It means that an implied condition would be read into the contract. इसे छोड़ दो, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्लाइड टर्म इसे छोड़ दो। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक सेक्शन है, सॉरी एक ही केस लो है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर। जब भी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिख रहे हो, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन लिख रहे हो तो ये केस जरूर लिखना, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर, और इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आया था। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे आज की क्लास में हुआ था, जितनी भी आज की क्लास है। सर ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या है? फ्रस्ट्रेशन मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था अभी वो फ्रस्ट्रेट हो चुका है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकता। अब क्यों परफॉर्म नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि बी के पास कार थी, मैं बी के पास कार खरीदने जा रहा था 15 दिसंबर को, लेकिन 15 दिसंबर को मेरे को पता लगता है उसकी कार तो में तो आग लग चुकी है, उसकी कार तो जल भुन चुकी है। तो जो एक कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था जिसमें पार्टी भी कंपिटेंट थी, लॉफुल ऑब्जेक्ट था, लॉफुल कंसिडरेशन थी, सब कुछ था, सेक्शन 2H भी था, सेक्शन 10 भी था, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि कार तो फूक चुकी है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करता था वो कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, तो उसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहां दिया हुआ है? ये दिया हुआ है सेक्शन 56 के पैरा 2 में, सेक्शन 56 पैरा 2 में दिया हुआ है, और इसी पे केस है सत्यव्रत घोष वर्सेस मुगनीराम बांगुर। समझ रहे हो? यस सर। तो बेटा एक बार प्लीज मैं ये अभी तुम्हारे साथ शेयर कर देता हूँ इसको, पीडीएफ को, इस पीडीएफ को पढ़ लेना, जितने सेक्शन है इनको ढंग से कर लेना,
अगर इतना भी कर लिया ना, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखोगे एक क्वेश्चन तो ये क्लियर हुआ फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्लियर हो रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 37 38, इसमें 39 40 42 44 ये दिए हुए हैं, वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसी, जॉइंट परफॉर्मेंस। उसके अलावा सेक्शन 39 एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक टॉपिक है, वो भी आज क्लियर कर लिया हमने। उसके अलावा हमने क्लियर किया है नोवेशन, ऑल्टरेशन, रिसेशन, रेमिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सटेंड ऑफ टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या उसके अलावा थ्योरी ऑफ अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन 62 63। उसके अलावा हमने देखा है सेक्शन 56। सेक्शन 56 में लिखा हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसे बोलते हैं इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी और सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। अब मेरे बच्चों एक बात बस ध्यान से सुन लेना कि अगर बेटा आज घर नहीं पढ़ा करी ना तुमने, आज या कल, तो ये बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो एक बार मैं चाहता हूँ हम इसको कल फिर से भी डिस्कस कर सकते हैं अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, लेकिन उसके लिए बेटा पहले एक बार तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है बच्चे। ओके सर। मैं हेलो मेरे को सर। बोलोगे तो मैं तो इस पे, हाँ जी। सर एक क्वेश्चन था। सर जैसे आपने जुडिशियल रिव्यू का भेजा था सर, बाकी का भी भेज सकते हो सर, या तो आप बता दो आपने कहाँ से निकाला, क्योंकि हमें तो मिलता नहीं सर, यूट्यूब पे कुछ समझाते नहीं ढंग से। नहीं तो तुम मुझे टॉपिक लिख के भेजना कि सर इस इसके, मेरे को लिख के भेज दियो ग्रुप पे कि मेरे को इस टॉपिक के सर सर नोट्स भेज दो, मैं इसमें सेंड कर सर दूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप क्वेश्चन था। अच्छा 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 अच्छा, पॉलिटिकल साइंस यस में। सर। हाँ यस सर, बेफिक्र, पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप। हाँ हाँ, मैं इसे तेरे को कल इसको भेज देता हूँ, हो सकता है इसकी वीडियो बना दूं, नहीं तो तेरे को नोट्स मैं 100% कल भेज दूंगा, ठीक है। मेरे सर को ना आप लिख नोट्स के बस, भेज देना सर। हाँ हाँ। ठीक है मैं नोट्स भेज दूंगा, ठीक है ना। क्या चीज सर? कल मैं नोट्स भेज दूंगा। अच्छा एक बात और, इतना हमने टॉपिक क्लियर कर लिया, अभी जो रहता है ना मेरे को कल बताना कि सर कॉन्ट्रैक्ट में ये रहता है और ये करना है अभी हमको, ठीक है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट करना है सर कल, मैं क्या बता करना है। दूंगा। सर ठीक है एक अगर मिनट। नहीं हाँ देख ले, एक बार देख ले। तो आप कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट कर सकते हो? हाँ हाँ बेटा, ड्राफ्ट कर सकता हूँ बिल्कुल। यूपी जुडिशरी में जो पेपर होता है ना, इवन मैंने एमपी जुडिशरी का दिया था, तो उसमें बल्कि पूरा जजमेंट राइटिंग का एक पूरा पोर्शन होता है, एक पूरा क्वेश्चन है एमपी में। और इवन यूपी जुडिशरी में जब तुम पढ़ोगे ना, तो प्रोसीजरल लॉ में एक क्वेश्चन होता है शुरू में ही, प्लेंट राइटिंग और डब्ल्यूएस राइटिंग, सब कुछ कर सकता हूँ बेटा मैं। तो सर आपने वो देखा था जो सर मैं, कल हमें सर ये ब्री। हाँ हाँ, क्या हो हेलो। गया। बोल बोल गौरव हाँ, बता। हाँ गौरव, सर मैं कह रहा था वो जो मैंने आपको भेजा था फ्रीलांसर के लिए, सर आपने देखा था वो? बेटा मैंने देखा नहीं, मैंने इतना देखा तो ना कुछ भेजा जाए, पर बाकी देख लूंगा मैं तेरे को, मेरे को मैसेज कर दिया कर सर, इसको देख के एक बार बता दो, है ना, मैं देख ओके सर, लूंगा। ओके सर। हाँ बताओ, बंस सर बताओ अब तो। सर हम्म। जैसे अभी तो हमने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया। सर इसमें दिया हुआ है जैसे परफॉर्मेंस इम्पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड फ्रस्ट्रेशन। तो सर इसमें हाँ तो हाँ यही आएगा ना जो भी आपने पढ़ाया। हाँ, 56 आ गया ना, वही है बिल्कुल। हाँ। और सर ब्रीच में सर एक टॉपिक है, ब्रीच एंटिसिपेटरी एंड प्रेजेंट। हाँ तो मैंने बताया तो सही, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो ये हो गया व्हेन पार्टी इज रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट हाँ। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा सेक्शन 39। और सेक्शन 39 में भी दो पार्ट है, हाँ। व्हेन पार्टी इज रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट और पार्टी हिमसेल्फ डिसेबलिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। अब तो मैं एक चीज और बता देता हूँ, मैं अब एक बहुत कमाल की बात मैं बताना नहीं चाह रहा था। 39 सर 53 और 39 55, दो पार्ट है। 39 में दो पार्ट में है। दो पार्ट में ऐसे है कि एक तो पार्टी रिफ्यूजिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट है, एक है पार्टी डिसेबलिंग हिमसेल्फ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स एंटायरिटी। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्सीक्वेंट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सर, सेक्शन 39 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सर, हाँ सर मुझे बुला रहे हैं, मैं कैन आई लीव? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है गुड। ओके। चलो मिलते हैं फिर बाकी कल, है ना, और मेरे को क्वेश्चन बता देना जो भी करना है। ओके सर। ओके बेटा।